थ्योरिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विपद बंटन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान्य प्रसरण। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्थितियों में लागू होते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर कहीं भी ये किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है कि इसका समाधान कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत होगा, लेकिन चूंकि परीक्षा प्रश्न पत्र के अंदर उसकी वैल्यू साथ में दी गई होती है, इसलिए सरलता से ये पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन का समाधान हल कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के तहत होगा। लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी स्थिति में लागू होता है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लागू होने की एक अलग ही परिस्थिति है। पॉइसन और बाइनोमियल के लागू होने की पहली जो शर्त है वो दोनों एक ही हैं। वो ये कि कोई भी घटना घटती है उसका परिणाम निश्चित होना चाहिए, जैसे कि सफलता या असफलता। जैसे एक सिक्का उछाला गया, अब सिक्का उछालेंगे तो उसमें हेड आएगा टेल आएगा। मतलब कि अपन अगर एक क्रिया को घटना को अपन ने देखा, सिक्का उछालना, तो उसका परिणाम निश्चित है कि सिक्का उछलने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही किसी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो वो या तो लाल रंग का होगा या काले रंग का होगा। ऐसे ही किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर बच्चा होगा तो वो ये मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड होगा, लड़का या लड़की होगा। तो ऐसे ही पॉइसन और बाइनोमियल दोनों के अंदर जो लागू होने की शर्त है वो दोनों में कॉमन है। पहला कि जो घटना घट रही है उसका परिणाम निश्चित होना चाहिए। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा किसी प्रश्न को हल करने के लिए जो दूसरी शर्त है वो ये है कि जो जब घटना घटती है और उसका जो परिणाम निकलता है तो उसकी जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन पॉइसन के अंदर ऐसा नहीं होता। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर ये हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे कितनी बार उस घटना को दोहराया जाए। अगर एक सिक्का एक बार दोहराया जाएगा, टॉस किया जाएगा, तो हेड या टेल आने की संभावना 50-50% होती है। ताश में से पत्ता खींचा गया तो लाल या काला रंग का पत्ता आने की संभावना 1/26, क्योंकि ताश में 52 पत्ते होते हैं, 26 पत्ते काले 26 पत्ते लाल, तो इसलिए लाल पत्ते आने की संभावना 1/26 और काला पत्ता आने की संभावना 1/26। लेकिन अगर इस क्रिया को बार बार दोहराया जाए, चाहे एक सिक्के को एक बार उछाला जाए चाहे 20 बार उछाला जाए, हेड और टेल आने की संभावना 50-50% होगी। ऐसे ही एक ताश के पत्ते को अगर एक बार खींचा जाए और वापस उस पत्ते को उसी गड्डी में मिला दिया जाए तो लाल और काले आने की संभावना हमेशा 1/26 बनी रहेगी। जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे सड़क पर बाएं चलने पर एक्सीडेंट नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। सड़क पर दुर्घटना घटने की प्रोबेबिलिटी तो होती है। अगर सड़क का नियम का पालन किया जाए तो दुर्घटना होने की संभावना न्यूनतम होती है। लेकिन हम प्रतिदिन सड़क पर बाहर निकलते हैं, वाहन पर चलते हैं, लेकिन सड़क पर चलने पर दुर्घटना घटेगी ही ऐसा नहीं है। इसलिए
इसमें हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लागू नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोई पुस्तक है, पुस्तक के अंदर जो छपे पुस्तक के अंदर जो शब्दावली में शब्दों की स्पेलिंग में होने वाली जो मिस्टेक है, उसकी संभावना बहुत न्यूनतम होती है। इसलिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लागू होने की अलग अलग परिस्थितियां हैं। इसलिए एक विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा, किस परिस्थिति के अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। उसके साथ साथ जब कभी भी हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम कोई प्रश्न हल करते हैं तो उसके अंदर क्योंकि घटना घटेगी, उसका परिणाम होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, ये घटना घटने की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इसलिए हमारे को इसके अंदर ये मानकर चलना पड़ता है कि जो घटना घट रही है उसका जो रिज़ल्ट है उसको हमें उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर की ये हमें अपने लॉजिक से देखनी पड़ेगी। अब हम एक एक डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक खंडित श्रेणी के ऊपर लागू होता है, जिसमें एक सफलता और असफलता का एक समूह की प्रोबेबिलिटी प्रस्तुत की जाती है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रतिपादन खोज 1713 में जेम्स बर्नौली के द्वारा की गई थी, और लेकिन इसका प्रकाशन 1713 में उनकी मृत्यु के 8 साल के बाद हो पाया था। द्विपद बंटन के अंदर जैसा कि हमने जब अंतर्गणन इंटरपोलेशन का अध्ययन किया था तो उसमें हमने एक पास्कल ट्रायंगल का उपयोग किया था, जिसके द्वारा हमने जो घटना घटती है, कितनी बार घटना घटेगी, उतने का ही हम विस्तार करते थे। जैसे अगर एक सिक्का उछाला गया तो उसमें हेड और टेल दो परिणाम आते हैं। अगर हम हेड को सफलता मानते हैं तो उसको P से दर्शाते हैं, और टेल को असफलता मानते हैं तो उसको हम Q से दर्शाते हैं। लेकिन हेड और टेल आने की जो संभावना है वो 1/2 और टेल आने की संभावना 1/2 होती है, क्योंकि एक सिक्का उछालने के दो ही रिज़ल्ट होते हैं, हेड या टेल। इसलिए जब हेड की आप प्रायिकता देखेंगे तो घटना की सफलता को हम भाग देते हैं टोटल आउटकम से। दो आउटकम है, दो परिणाम है, हेड और टेल। इसलिए जब दोनों की पॉसिबिलिटी 1/2 और 1/2 है, इसका मतलब अगर हम P को सफलता मानते हैं और Q को असफलता मानते हैं तो P और Q दोनों बराबर हुए 1/2, और ये दोनों मिलके P + Q = 1 होगा। अब एक ही सिक्के को आप जितनी बार भी उछालेंगे, P और Q की जो वैल्यू है वो 1/2 ही रहेगी। मान लीजिए एक सिक्का 2 बार उछाला तो 2 बार हेड या 2 बार टेल आएगा, या एक साथ 2 सिक्के उछाले गए तो 4 प्रकार के परिणाम आएंगे। दोनों सिक्कों में हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों में टेल आ सकता है, दोनों सिक्कों में एक में हेड, एक में टेल, या एक में टेल या एक में हेड। तो टोटल परिणाम 4 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सिक्कों में हेड आएगा, वो संभावना कितनी रही? 1/4। दोनों सिक्कों में टेल आ जाएगा, उसकी संभावना कितनी रही? 1/4। और पहला सिक्का हेड, दूसरा सिक्का टेल होगा तो हेड की संभावना 1/2 होगी,
टेल की संभावना 1/2 होगी, इसलिए 1/4। पहला सिक्का टेल होगा, दूसरा सिक्का हेड होगा, उसमें भी संभावना 1/4 होगी। तो इसलिए टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो हेड और टेल की वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम एक टेबल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर एक साथ 2 सिक्के उछाले गए तो दोनों में हेड हेड आए, तो अगर हम हेड को हमारी पॉसिबिलिटी मानते हैं तो ये P और ये P, इसका मतलब P इंटू P का मतलब P²। चूँकि हेड आने की संभावना 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 होगा। दोनों ही सिक्कों में टेल टेल आ जाए, चूँकि जब हेड को P माना है, सफलता माना है, तो टेल असफलता होगी, यानी कि Q होगी, तो Q² होगा। और टेल आने की संभावना भी क्योंकि 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो ऐसे ही पहले सिक्के में हेड, दूसरे में टेल आने की संभावना, क्योंकि ये P है तो ये Q है, और ये इसी प्रकार टेल, पहले सिक्के में टेल, दूसरे में हेड, तो ये Q है और ये P है, तो PQ और QP ये दोनों को जोड़ लें तो ये 2PQ होगा, कि 3 दूनी भी 6 होता है और 2 तिया 6 होता है। तो 2 से अगर हम 1/2 और 1/2 को गुणा करेंगे तो ये 1/2 आएगा। अगर इनको जोड़ लें तो क्या हो जाएगा, ये P² प्लस Q² प्लस 2PQ, ये विस्तार किसका होगा, P प्लस Q का स्क्वायर होगा, इसका रिजल्ट 1 होगा। इसी प्रकार अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो तीनों में हेड हेड होगा, यानी कि P, इसका मतलब PQ। तीनों में टेल टेल होगा, इसका मतलब Q, इसका मतलब Q 1/2 Q। 2 में हेड, 1 में टेल, इसका मतलब ये P, यानी P², पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर तीसरे में हेड, इसका मतलब P गुणा Q गुणा P, यानी P²Q। तीसरे में फर्स्ट में टेल, दूसरे दोनों में हेड, यानी QPP, यानी P²Q। और इन तीनों को जोड़ दें तो ये 3 P²Q होता है, या पहले में हेड होगा, दोनों में टेल होगा, इसका उल्टा। तो पहले में हेड, दूसरों में टेल, यानी P इंटू QQ, यानी PQ²। पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, यानी QPQ, तो PQ²। पहले दोनों में टेल, तीसरे में हेड, यानी Q²P, यानी इन तीनों को जोड़ देते हम P²Q। तो इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा, PQ प्लस 3P²Q, ये प्लस 3P²Q और Q², ये P प्लस Q का जो है विस्तार होता है। इसलिए हम जैसे जैसे सिक्कों की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विस्तार करते जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमने इंटरपोलेशन अंतर्गणन में पास्कल ट्रायंगल के द्वारा हमने विस्तार किया था कि जिसकी जितनी पावर है उससे एक पद ज़्यादा होगा, तो यही देखते हैं 2 के विस्तार में 3 पद हैं, 3 के विस्तार में ये 4 पद हैं। इसी प्रकार हम 4, 5, 6 चाहे जितनी P प्लस Q की पावर n का जो हम विस्तार कर सकते हैं। और उसको एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है, अगर एक कॉइन है तो P प्लस Q 2 रिजल्ट होंगे, 2 कॉइन होंगी तो 3 पद होंगे, 3 कॉइन होगी तो 4 पर विस्तार होगा, 4 कॉइन होंगी तो 1, 4, 6, 4, 1, 5 होगी तो 1, 5, 10, 10, 5, 1, 6 कॉइन होंगी तो 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। तो इस प्रकार से पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम इस विस्तार को करते हैं। यहाँ n जो है वो है नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर 4 सिक्के केवल एक बार उछाले जाते हैं तो P प्लस Q की पावर 4 होगा, लेकिन अगर 4 सिक्के 25 बार उछाले जाएं, 16 बार उछाले जाएं, 256 बार एक साथ उछाले जाते हैं तो n, ये जो 4 है ये छोटा n होगा,
लेकिन कितनी बार उछाले गए, ये जो संख्या है 25, 16, 256, ये कैपिटल एन होगा। अगर 4 सिक्के 25 बार एक साथ उछाले गए तो 25 पी प्लस क्यू की पावर 4 का विस्तार होगा। 16 बार उछाले गए तो 16 पी प्लस क्यू की पावर 4 का विस्तार होगा। 256 बार उछाले गए तो 256 पी प्लस क्यू की पावर 4 का विस्तार होगा। इन जनरल जो नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ टाइम्स अगर टॉस किए गए तो नंबर ऑफ टाइम कैपिटल एन से बताया जाएगा और नंबर ऑफ कॉइन्स छोटे एन से बताया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि कितने सिक्के कितनी बार उछाले गए, तो कितने सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है, एन, कितनी बार कितने टाइम्स उछाले गए वो है कैपिटल एन, उसका विस्तार होगा। इसलिए यदि 4 सिक्के एक साथ उछाले गए और हेड को सफलता माना जाए और टेल को असफलता माना जाए तो P प्लस क्यू की पावर 4 का एक्सपेंशन इस प्रकार से लिखा जाएगा। P प्लस क्यू की पावर 4 बराबर 4C4। ये जो ऊपर वाला 4 है ये है कि सिक्कों की संख्या जिसको अपन कहते हैं n, और ये जो नीचे वाली जो संख्या है ये है r। तो ये NCR है, जैसा कि नीचे दिख रहा है आपको NCR, ठीक है। तो 4C4 मतलब 4 सिक्के एक बार उछाले गए हैं, उसमें से हेड कितनी बार आएगा, तो ये P की 4, ये Q की पावर 0, फिर 4C3 मतलब हेड 3 बार आएगा, तो P की पावर 3, Q की पावर 1। इन दोनों की पावर हमेशा 4 होनी चाहिए। जैसे यहाँ 4 है तो Q की पावर 0 है, यहाँ 3 है तो Q की पावर 1 है, फिर 2 बार हेड 4C2 तो P की पावर 2, Q की पावर 2, एक हेड तो P की पावर 1, Q की पावर 3, और Q हेड एक बार भी नहीं आए तो P की पावर 0 और Q की पावर 4। हम ये देख रहे हैं P की पावर तो घटती जा रही है, P4, P3, P2, P1, P0, और Q की पावर बढ़ती जा रही है 0, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जनरल फार्मूला ये NCR होता है, जिसमें ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब कि कितने सिक्के उछाले गए उसमें से सफलता को घटा दिया जाए और उस फैक्टोरियल r का मतलब कि उसका, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जिसके जैसे हम ये लिखते हैं 4C4 यानी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस r, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4, तो 4 का विस्तार 4 3 2 1, 4 3 2 1 तो 1 आई। फिर 3 हेड चाहिए हमारे को, तो ये 4C3 हो गया, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, तो 4 में से 3 गया 1 और 3 का विस्तार 3 2 1, 4 3 2 तो 4 बचा। फिर 2 हेड तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, तो ये 4 में से 2 गया 2 और ये 2, 4 3 2 1 और ये 2 गुणा 1, इस वाले का विस्तार 2 गुणा 1, इसको सॉल्व किया तो ये 6 आ गया। एक हेड चाहिए तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 3, तो 3 2 1 3 2 1 और 4 बच गया। और एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो 4 माइनस 0 और तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 तो 1 आया। इन सबको अगर जोड़ दें तो ये P की पावर 4, ये 4, ये 6, ये 4 और ये 1, घटते क्रम में P की पावर लिखते जाएं, 4 3 2 1 और 0, और Q की पावर को बढ़ाते जाएं, 0 1 2 3 और। अब इसके हम 1 2 3 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 7 coins are tossed 250 signs 6 times. Find the probability and expected frequency of the following outcomes. कि 7 कॉइन हैं, 256 बार अगर उनको उछाला जाए तो 5 हेड आने की क्या संभावना होगी,
5 या 5 से ज़्यादा हेड आने की क्या संभावना होगी, या कोई भी हेड नहीं आए उसकी क्या संभावना होगी, या लेस देन 3 हेड यानी 3 से कम हेड आने की क्या संभावना होगी, और एटलीस्ट 6 हेड यानी कम से कम 6 हेड आने की क्या संभावना होगी। और उसकी आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, यानी कि प्रत्याशित आवृत्तियाँ निकालनी हैं। तो आपके सामने 7 कॉइन है, यानी विस्तार कितने का होना है, 7 का होना है। 256 बार उनको उछाला गया तो 256 से गुणा होना है। तो एन कैपिटल एन 256 है, छोटा एन 7 है, क्योंकि हेड और टेल आने की संभावना 1/2 हमेशा रहेगी। अगर हेड को आप पी मानते हैं तो टेल क्यू होगा। तो विस्तार कितने का होगा, 256 गुणा पी प्लस क्यू की पावर 7। ठीक है, पहला सवाल है कि 5 हेड आने की क्या संभावना होगी। 7 सिक्के हैं यानी NCR, यानी 7 सिक्के हैं तो 7 R मतलब हेड आने की क्या संभावना है। कितने हेड देखने हैं आपको, 5। तो 7C5 P की पावर 5 Q की पावर 2। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, और P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, इसकी पावर 5, इसकी पावर 2। तो फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1, और ये फैक्टोरियल 5। 7 का अपन ने विस्तार लिख दिया, 7 6 5 4 3 2 1, 2 1। फैक्टोरियल 5 का विस्तार 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1 ही कट गए, ये कट गए, और 2 से 3 तो 7 या 21। और इसका विस्तार अपन ने करके देखा तो ये 1/128 आएगा। 1/2 की पावर 7 का मतलब ये हो गया कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा 7 बार 1/2 गुणा 1/2 गुणा 7 करेंगे तो ये 128 आएगा, यानी 21/108। 5 हेड आने की जो संभावना है वो जो कितनी है, 21/128। कब, कि जब 7 सिक्के जो है एक साथ उछाले जाएं तब। तो इसलिए एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि 256 बार उछाला गया है ना, तो इसको 256 से गुणा करेंगे तो ये 42 आएगी। इसी प्रकार जब 5 और अधिक हेड देखने हैं तो मैक्सिमम कितने होंगे, 7, क्योंकि 7 सिक्के हैं। तो 5 6 7 यानी 7C5 7C6 7C7। हमने ऊपर वाले उसमें निकाल के देखा कि 5 हेड आने की संभावना क्या है, 21/128। अब हमको देखना 7C6 6 हेड आने की संभावना और 7 हेड आने की संभावना। तो 7C6 में हम देखेंगे P6Q1, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 6 और फैक्टोरियल 6। तो जब 7 का विस्तार करेंगे तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और 7 में 6 गया 1, और ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल गया ये 7। तो 7 इंटू 1/2 की पावर 7 यानी 7/128। इसी प्रकार 7 हेड आने की संभावना क्या रहेगी, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/28, क्योंकि ये एक सिक्का जो है 7 बार उछाला गया है, 7 सिक्के एक बार उछाला गया है, लेकिन हमारे सिक्के 256 बार उछालें, इसको 256 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 256 गुणा 21/108 प्लस 7/128 प्लस 1/128। तो इन सबको जोड़ के हमने देखा कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 58 आएगी। इसी प्रकार कोई हेड नहीं आए, इसका मतलब ये कोई भी हेड नहीं आने की संभावना, इसका मतलब हो गया ये 7 यानी P की पावर 0 और 7 माइनस 0 और ये 0। तो ये फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और ये 1/2 की पावर 7 यानी 128। तो इसलिए ये 7 सिक्के उछाले गए हैं, 7 तो 256 बार अगर सिक्कों को उछाला गया तो इसमें 256 से गुणा किया तो ये 2 वैल्यू आई। अब लेस देन 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, लेस देन 3 का मतलब 0 1 2, तो 7C7 0 कोई हेड नहीं आए। तो अभी हमने देखा ये प्रोबेबिलिटी थी
1/128। एक हेड आए तो इसका मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6, तो एक हेड आने की संभावना ये रही। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये 7/128 आया, और 2 हेड आने की संभावना यानी p की पावर 2 और q की पावर 5। इसका मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 1 की पावर 2 की 2 और 1/5। तो ये हो गया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 5, और ये 7 में से 2 गया, ये 5 और ये फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2। तो ये 5 से 5 कैंसिल हुआ और ये 2, 7 या 21। तो इसलिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो 3 हेड हुई वो हो गई 256 इंटू 1/128, 7/128, 21/128। 256 इंटू इसको सॉल्व किया तो ये 58 आ गया। लास्ट है एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट 6 हेड का मतलब कि कम से कम 6 तो आने चाहिए। तो 6 हेड आने की संभावना और 7 हेड आने, तो 7C6 और 7C7। इसमें हम ये देखते हैं कि 7C6 यानी 7 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो ये आया, इसको अपन ने जो सॉल्व किया तो ये 6 से 6 कट गया, 7 रह गया, और ये केवल 1 रह गया। तो 7/128 प्लस 1/10, तो 8/128। चूँकि ये 7 सिक्के जो है उछाले गए हैं 256 बार, तो 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आएगा। अब जैसे इसमें एक और तरीका है कि कोई फैक्ट्री है, जैसे मार्बल फैक्ट्री है या आटे की चक्की है, तो उसमें डस्ट उड़ती है, माइंस हैं, तो उसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है सिलिकोसिस टाइप की। तो ऐसी कोई इंडस्ट्री है, उसमें 20% चांस है किसी भी श्रमिक के रोग से ग्रसित होने के। तो इस फैक्ट्री के अंदर आपको ये ज्ञात करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 6 वर्कर 4 और मोर वर्कर विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज़। यानी कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले प्रत्येक 6 श्रमिकों में से 4 या 4 से अधिक श्रमिकों के उस रोग से ग्रसित होने की क्या संभावना है। अब जब ये कहा गया है कि 20% चांसेस हैं, इसका मतलब क्या है कि सक्सेस ऑफ गेटिंग द डिजीज़, यानी कि किसी भी श्रमिक के रोग से ग्रसित होने की संभावना क्या है 20%। यानी p की वैल्यू क्या होगी 20%। 20% का मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/5। तो q की वैल्यू क्या होगी 4/5, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। तो q इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5। इसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा रोगियों के रोगग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी का आपको देखना है। तो क्या होगा, टोटल 6 श्रमिक हैं, उसमें से 4 श्रमिकों के रोगग्रस्त होने की संभावना यानी 6C4, 5 श्रमिकों के रोगग्रस्त होने की संभावना यानी 6C5, और 6 श्रमिकों के रोगग्रस्त होने की संभावना यानी 6C6। तो 6C4 के लिए एक्सपेंशन क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, p की पावर 4 q की पावर 2। फैक्टोरियल 6C5 का मतलब फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, और 6C6 यानी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बचा 2, यानी 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये 2 से कैंसिल हुआ, 5 दिया 15 ये, और 1/5 p की वैल्यू q की वैल्यू 4/5। इसका विस्तार किया तो ये 1/625, और इसका विस्तार किया तो ये हुआ 16/25। फिर फैक्टोरियल 6 में से 5 गया तो 1, और फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल हुआ, ये बच गया 6। 1/1/5 का पावर 5 का विस्तार 31/25,
और ये 4/5 प्लस फैक्टोरियल 6, तो 6 में से 6 गया, ये 0 और ये कट गया, 1 रह गया। 1/5 की पावर 6 का विस्तार हुआ 15,625 और इसमें से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 15,625, ये 15,625, ये 15,625 और इन सब का एक्सपेंशन किया तो 15 को जब 16 से गुणा किया तो ये 240, ये 6 को 4 से गुणा किया 24 और 1, टोटल 265/15,625। यानी कि 6 में से 4 या 4 से ज़्यादा श्रमिकों के रोगग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 265/15,625।